नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, हम इसमें बात करने जा रहे हैं आरएमएल और एसजीपीजीआई के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। अब आप बोलेंगे आरएमएल और एसजीपीजीआई के एग्ज़ाम का एक कॉमन टेस्ट पेपर? तो हाँ, एसजीपीजीआई और आरएमएल का दोनों का सिलेबस सेम है। 60 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे और रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और जो 60 क्वेश्चन नर्सिंग के दोनों एग्जाम्स में आएंगे, उनका जो सिलेबस और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहता है। तो इसलिए अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक वीडियो के थ्रू इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, विच ऑफ दीज पेशेंट डाइटरी हैबिट्स डज द नर्स अंडरस्टैंड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी डाइटरी हैबिट जो है डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करती है। ठीक है, कोलोन कैंसर के डेवलपमेंट रिस्क को इंक्रीज़ करती है डाइटरी हैबिट्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है हाई फैट एंड लो फाइबर इंटेक। अगर आपकी डाइट में हाई इंटेक ऑफ फैट है और लो फाइबर इंटेक है तो वो जो पेशेंट है मोर ससेप्टेबल है टू डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। कोलोन कैंसर इज़ अ कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हाई फैट एंड लो फाइबर इंटेक में कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर एंड द लेवल ऑफ फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम एक बैक्टीरिया है दैट प्रीडिस्पोज टू कॉज कोलोन कैंसर। अब कोलोन कैंसर को कॉज करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि है फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएट। ओके, एंड दैट कैन इंड्यूस द इन्फ्लेमेशन और इरिटेट द बाउल colon tissues. This mechanism increase if the individual switch to low fat high fiber intake. अब ये जो मैकेनिज्म है हाई रिस्क डेवलपमेंट, उसको कम किया जा सकता है अगर वो पर्सन अपनी डाइट को स्विच करके लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट में स्विच कर लें। ठीक है, एंड विच इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इंटेक ऑफ रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स। हाई इंटेक ऑफ रेड और प्रोसेस्ड मीट को इंटेक लेने से भी आपका कोलोन कैंसर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट पोजीशन दैट कैन बी गिवन टू क्लाइंट आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी इज़ अ रिमूवल ऑफ स्टमक। अब गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो बेस्ट पोजीशन है जो आप क्लाइंट को देंगे वो है आपकी लो फॉलर्स पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लो फॉलर्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is reinforce the patient teaching. Which of the following food should nurse avoid while enforce the food to patient of ulcerative colitis? अब यहाँ बोला गया है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा करेक्ट आंसर है आपका जो कि नर्स पेशेंट को टीच कर रही है अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसको है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो नर्स टीच कर रही है इन 4 ऑप्शन में से कौन से डाइट को आपको अवॉइड करना है। आपका राइट आंसर है फ्रेश फ्रूट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं क्यों। ऑप्शन में लिखा है आपके पास एक्सप्लेनेशन में, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो हाई फाइबर में होते हैं एंड नोटेबल फॉर कॉजिंग द गैस विच फर्दर कॉज द डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। सो द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस शुड अवॉइड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अवॉइड करेंगे बिकॉज ये गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन कॉज होता है। एंड वाइट ब्रेड इज़ नॉट रिच इन द फाइबर सो इट कैन बी टेकन एंड स्वीट डेजर्ट डज नॉट एग्रीवेट द साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड मीट इन लेस क्वान्टिटी कैन बी टेकन बाई द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बोला है वाइट ब्रेड स्वीट डेजर्ट ले सकता है पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला बिकॉज ये सिम्टम को एग्रीवेट नहीं करते हैं, और जो बोला है मीट को वो लेस क्वांटिटी में ले सकता है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट लेना है तो लेस क्वांटिटी में लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट लॉस इज सीन इन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है अगर पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राइट ऑप्शन है जिसमें देखा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड पल्मोनरी टीबी।
तीनों ही कंडीशन में आपके पेशेंट का या पर्सन का वेट लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर स्मेल ऑफ फीकल मैटर। अब फीकल मैटर का जो पर्टिकुलर स्मेल होता है वो किसके वजह से होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए एंड बी। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इंडोल के प्रेजेंस की वजह से फीकल मैटर जो है स्मेल करता है। नेक्स्ट इज, आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन हाउ लॉन्ग कॉर्निया कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। पर्सन की डेथ के बाद कॉर्निया को ट्रांसप्लांटेशन के लिए कितने टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं? फॉर द 6 आवर्स। ठीक है, कॉर्निया प्रिजर्व रहती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए आफ्टर डेथ ओनली फॉर 6 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लोकेशन तो आपको पता ही होगी, मिडल ईयर में। ठीक है, मिडल ईयर में आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लोकेशन होती है। ठीक है, और उसकी जो नर्व सप्लाई होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है। नेक्स्ट, ऑल आर द साइनसेस एंड बिलोंग टू पैरानेजल साइनसेस एक्सेप्ट। क्वेश्चन एक्सेप्ट का है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो ये एंड में लगते हैं उन्हें समझ नहीं आते कि ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। मतलब ये बोला जाता है किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब भी एक्सेप्ट लगे। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि सारे साइनसेस और पैरानाइजल साइनसेस बिलोंग करते हैं। कौन से सारे? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ना। अब ये बोला जाता है जब भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें से कोई 3 क्वेश्चन जो होते हैं, जो ये लिखा होता है क्वेश्चन, उससे रिलेट करते हैं और एक होता है जो उससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सामने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से सारे के सारे साइनस है और पैरानाइजल साइनस है। एक्सेप्ट का मतलब है किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस एंड मैस्टॉइड इज नॉट अ साइनस एंड। ठीक है, पैरानेजल एंड साइनसिस में से नहीं आता है मैस्टॉइड, मैस्टॉइड एक बोन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आई होप आपको एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे और भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसको हम समझ लेते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप, ताकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स RML, SGPJ और अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग दैट प्रेजेंट एंड रेस्ट ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन इज नोन एज। अब ऑर्गन का नाम पूछा है जो कि हियरिंग से रिलेटेड है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एंड रेस्ट ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के पास और उसी के ऊपर रेस्ट करता हुआ प्रेजेंट होता है वो ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स हम सुनते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में होती है? पिच में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इन पिच। नेक्स्ट, हाउ टू होल्ड पिन्ना इन द चिल्ड्रन यंगर देन 3 years ऑफ एज वाइल ऑब्जर्व द ईयर कैनाल। 3 साल से छोटे बच्चों के जो ईयर का पिन्ना होता है उसको कैसे होल्ड किया जाता है? ठीक है, ईयर कैनाल को ऑब्जर्व करने के लिए। अब आप देखो, आप ईयर का पिन्ना कब कब होल्ड करोगे? सबसे पहला ईयर मेडिकेशन को ड्रॉप करते, इंस्टिल करते टाइम पे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है ईयर कैनाल को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ईयर पिन्ना। अब ईयर पिन्ना आधे से ज़्यादा लोग सोचेंगे ईयर पिन्ना क्या है। ईयर पिन्ना सीधी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, जहाँ पे गर्ल्स ईयर की पियर्सिंग करवाते हैं, ये जो बाहर ऑरिकल और पिन्ना है हमारा, इसे बोलते हैं, जो कि विजिबल ईयर है आप सभी के पास दोनों साइड में। ठीक है, अब इस पिन्ना को क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जिसे कि बोला गया है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, सबसे पहले इस पिन्ना को नीचे डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड जाके बैकवर्ड करना है। ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये बच्चों में होता है। अब आप समझना, डाउनवर्ड नीचे, बच्चे छोटे होते हैं तो नीचे की तरफ खींचना है और पीछे की तरफ खींचना है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडल्ट का भी बताऊंगी मैं। ठीक है, अब बच्चों का कैसे याद रखना है आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है, बच्चों का अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जाना है। ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं इसलिए डाउनवर्ड देन बैकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, while instilling the ear drop to adult client the ear canal is straight by pulling the pinna। अब बोला है
किसी एडल्ट को ईयर ड्रॉप इंस्टिल कर रहे हैं तो ईयर कैनाल को कैसे स्ट्रिट करेंगे? पुलिंग दी पिन्ना। अब आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जैसे मैंने पहले बताया था, बैकवर्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर चिल्ड्रंस लेस देन 3 years। अब यहाँ एडल्ट की बात हो रही है, या ऐसे भी बोल सकते हैं द पर्सन मोर देन 3 years, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, मोर देन 3 years आ सकता है, ठीक है, या लेस देन 3 years ऐसे शो कर सकते हैं। कभी कभी एडल्ट भी नहीं लिखेंगे, वो मोर देन 3 years बोल देंगे, ठीक है, या एज ग्रुप दे देंगे कि 15 साल का लड़का है, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अपवर्ड। तो बच्चे ये अडल्ट बड़े होते हैं तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। आपने देखा चिल्ड्रन में और एडल्ट में दोनों में बैकवर्ड सेम था, तो आपको बैकवर्ड याद रखना है। लेकिन जब बच्चों का आएगा तो बच्चे छोटे होते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, एडल्ट बड़े होते हैं तो इसलिए अपवर्ड एंड बैकवर्ड। आपको इस तरीके से याद करना है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट। अब एपिस्टैक्सिस का मैनेजमेंट जानना है। सबसे पहले जानना है कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है। एपिस्टैक्सिस है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से ब्लीडिंग होना ही एपिस्टैक्सिस टर्म कहलाता है। और उसका मैनेजमेंट जो इंक्लूड करता है, फिर से एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए। अब मैं मान सकती हूँ कि जो मैंने पहले समझाया था, काफ़ी कैंडिडेट्स जिन्हें नहीं समझ आ रहा था एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, वो समझ चुके होंगे एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ बोला है जब पेशेंट को एपिस्टैक्सिस होगा तो वो जो मैनेजमेंट होंगे वो 4 मैनेजमेंट लिखे हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं है एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट, ठीक है। एपिस्टैक्सिस के 4 मैनेजमेंट लिखे हैं और इनमें से कोई एक गलत है, इसलिए एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। तो अप्लाई द प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, ऑब्वियसली नोज को पिंच करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। अप्लाई दी आइस ओवर द नोज, हाँ, नोज के ऊपर आइस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वेट एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट इज कीप द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन विद नेक फ्लेक्स्ड, हाँ, ये भी रखना है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है, तो इसलिए बोला गया है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो एपिस्टैक्सिस का मैनेजमेंट ये नहीं है अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज, पेशेंट को स्नीज करने के लिए अलाउ नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन ये है कि अलाउ द पेशेंट टू स्नीज एज में वर्सन द ब्लीडिंग, all other intervention are recommended in the management of epistaxis. I hope you all are understand. Okay, the next is the most common cause of epistaxis is associated with, अब बोला है epistaxis का most common cause जो है किसके साथ associated है। अब आपको समझना होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका लिटिल्स एरिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके नोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, the vast majority of nose bleed occur in the anterior part of the nose, anterior part of the nose from the nasal septum, ठीक है, वहाँ से majority of nose bleed करती है। and this area is richly endowed the blood vessel, और जो ये एरिया होता है वो काफ़ी रिच ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है, जिसको ब्लड वेसल को हम बोलते हैं किस्टलबैक प्लेक्सस। इस प्लेक्सस का नाम है किस्टलबैक प्लेक्सस, और इस एरिया को हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया, ओके। Next question is a nurse caring for a 9-year-old children who underwent tonsillectomy. 9 साल के बच्चे की केयर चल रही है, उसको हुआ है tonsillectomy. Tonsillectomy is removal of tonsils. And which of the following observation would the nurse most concerned? अब इन 4 में से कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसको नर्स को ज़्यादा कंसर्न कर रखना है। 30 ml डार्क ब्राउन सिक्रेशन, हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट, एक्सपेक्टोरेटिंग द ब्राइट रेड सिक्रिएशन एंड इनफ्रिक्वेंट स्वेलोइंग। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ब्राइट रेड सिक्रिएशन ये एक्सपेक्टोरेंट कर रहा है पेशेंट या बच्चा, तो ये शो कर रहा है कि पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, spitting out the bright red secretion by the children indicates the active bleeding and frequent swallowing also indicate of bleeding, but ऑप्शन में infrequent लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है frequent swallowing अगर यहाँ लिखा होता तो वो भी एक इंडिकेटर है एक्टिव ब्लीडिंग का, ठीक है, बट ऑप्शन में लिखा है infrequent swallowing, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3D ऑफ एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस की 3Ds बताने हैं हमें, वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जिसमें बोला गया है डिस्फेजिया, ड्रूलिंग एंड डिस्ट्रेस, ठीक है।
डिस्फेजिया, ड्रूलिंग एंड डिस्ट्रेस, ये 3D होते हैं एपिग्लोटाइटिस के मेन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ केसर फ्लिशर रिंग। केसर फ्लिशर रिंग, ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्सेट में भी पूछा गया है ये एक बार ये क्वेश्चन 2020 में। अभी इसमें क्वेश्चन में पूछा है द प्रेजेंस ऑफ केसर फ्लिशर रिंग इज सीन इन कौन सी कंडीशन में? विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में देखा जाता है, और ये देखा जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्यूमुलेशन देखा जाता है, जिसमें कि एक रिंग बन जाती है कॉपर की, जो कि आपको आईज में भी देखने को मिलेगी अराउंड द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली सिम्टम टू अकर इन कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर अगर पेशेंट को हुआ है तो उसका अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा देखा जाएगा? आपका राइट आंसर है पेन। अर्लीस्ट सिम्टम है कॉर्नियल अल्सर का पेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोकार्पिन रिड्यूस द एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या है? द प्रेशर इनसाइड द आईज। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को एलिवेटेड, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ग्लूकोमा की कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। और इसको कौन रिड्यूस करता है? आई ड्रॉप पिलोकार्पिन। और कैसे करती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बिकॉज ये आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को इंक्रीज करता है, आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ग्लूकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज होता है और ये कंडीशन भी रिलीफ होती है। नेक्स्ट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पूछा गया है, जो कि है आपका 12 से 21 mmHg। अब इससे ज़्यादा 21 से ऊपर जाएगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि ग्लूकोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट आर कॉमनली अफेक्टेड बाई सोरियासिस। सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जो कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है बाई द एल्बो। एल्बो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द मेटल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है इन चारों में से कौन सा मेटल है जो एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है? वो है आपका सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट। आपने क्रीम सुनी होगी, ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल इसके एक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम। अब आपको देखना होगा कलर ब्लाइंडनेस जो है सी से चालू हो रहा है और आपका कॉन्स भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कलर ब्लाइंडनेस कब होता है? जब आपके आईज के रेटिना के पार्ट्स होते हैं कोन्स एंड रोड्स, ठीक है। तो जो कोन्स है, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसा कि यहाँ बोला गया है द कोन्स आर फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं कोन्स दैट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, जो कि रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंटली टू द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स and are thus responsible for the color vision and function best in relatively in the bright light। कोन्स जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं रेटिना में, जो कि डिफरेंट लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है और जो कि कलर के विजन में और फंक्शन में हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और ये बेस्ट काम करती है ब्राइट लाइट में। और यहाँ पे बोला है एज अपोज टू रॉड सेल्स, जो वो भी जो कि रेटिना में ही पाई जाती है, विच इज़ वर्क बेटर इन डिम लाइट, ठीक है। कोन्स जो है ब्राइट लाइट में वर्क अच्छा करती है और रॉड्स जो है डिम लाइट में बेटर काम करती है। सो द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विद कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यू इन द आई इज नोन एज। लाइट एंड सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यूज जो आई में फाउंड होती है उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। The retina is a light sensitive layer at the back of the eye that cover about 65% of its interior surface, and photosensitive cells called the rods and cones in the retina which convert the incident light's energy into the signal that are carried to brain by the optic nerve। यहाँ बोला है रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है जो कि आई के बैक को 65% इंटीरियरली कवर करती है और ये एक फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसमें रोड और कौन कंटेन होती है रेटिना में। रेटिना क्या करती है? रेटिना में जो इंसिडेंट मतलब आने वाली जो लाइट्स होती हैं, लाइट एनर्जी जो होती है सिग्नल में
में कन्वर्ट हो जाती है और ब्रेन को कैरिड आउट हो जाती है इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, बाय द ऑप्टिक नर्व। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैक्यूलर डीजनरेशन। अब मैक्यूलर डीजनरेशन के रिगार्डिंग जो ट्रू है इस 4 ऑप्शन में आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन में आपको जो राइट आंसर है, इट इज ए सेंट्रल विजन लॉस। आपकी ये आईज हैं, बीच में लेंस है, आप सब जगह देख पाते हैं, ठीक है, सब जगह देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन इन मैक्यूलर डीजनरेशन जो आपका सेंट्रल है ये सिर्फ सीधा देख सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। जैसे कि सीधा है आपका, यहाँ का जो सेंट्रल विजन होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, बीच में आप फोकस नहीं कर पाते किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये आपके जो 25 क्वेश्चन थे आरएमएल और एसजीपीजीआई के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही तैयारी करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और इस बार एग्जाम पास ज़रूर करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।